हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं ज्वार की उन्नत खेती यानी सोरगम फार्मिंग। तो दोस्तों, यह जो फार्मिंग है काफ़ी दिनों से किसान मित्रों के कमेंट्स आ रहे थे कि ज्वार की फसल पर A to Z वीडियो बनाइए। तो लगातार जो क्षेत्रफल है, लगातार जो रकबा एरिया पर जहां ज्वार की खेती बहुत ज़्यादा होती थी, अब ज्वार की जगह गेहूं ने ले ली है और गेहूं की बड़े एरिया पर खेती की जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम जो प्राचीन क्रॉप है, प्राचीन जो फसल है ज्वार की, तो लगातार हमने इसका उत्पादन भी कम किया है और रकबा को भी बहुत क्षेत्रफल कम में ला दिया है। तो कैसे ज्वार की जो क्रॉप्स है इससे भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाला जा सकता है और काफ़ी एरिया पर ज्वार की खेती की भी जाती है। तो हमारे किसान भाई ज्वार की खेती कब और कैसे करें। ज्वार एक अनाज वाली फसल के साथ साथ चारे वाली प्रमुख फसलों में से एक है, जो कि एक बड़ी मात्रा पर पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में, आहार के रूप में डेयरियों पर बड़ी खपत भी मानी जाती है। तो ज्वार की यदि खेती के ऊपर बात करें तो सिंचित के साथ साथ असिंचित क्षेत्रों पर भी सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है और ज्वार पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती है। तो कहीं ना कहीं जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भी दोस्तों ज्वार की खेती करके आप भी अपने घर के लिए ज्वार को प्रोडक्शन कर सकते हैं और मार्केट पर ही बिक्री कर सकते हैं और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा देती है और काफ़ी किसान भाई ज्वार की खेती करते भी हैं। तो जानकारी के लिए आपको बतला दें कि यह अनाज वाली फसल तो है ही, लेकिन पशुओं के लिए प्रमुख आहार में से एक आहार ज्वार माना जाता है। हरी ज्वार को आप जानवरों को, पशुओं को खिला सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं ज्वार की खेती कब और कैसे की जाती है। फुल A to Z डिटेल में जानकारी, चाहे फर्टिगेशन हो, स्प्रे हो, इरिगेशन हो, लागत हो, लाभ हो, मुनाफा, लाइफ साइकिल, संपूर्ण जानकारी आइए समझते हैं डिटेल के साथ। सबसे पहले टाइमिंग के ऊपर बात करते हैं। तो खरीफ सीजन पर आप बुआई कर सकते हैं, जायद पर बुआई कर सकते हैं, रबी सीजन यानी ज्वार की खेती आप 12 महीने कर सकते हैं। लेकिन यदि दोस्तों बात करें कि यदि आप ज्वार की खेती कर रहे हैं तो खेती करने की भी दो मेथड हैं या फिर दो तरीके से हैं या फिर दो मकसद से ज्वार की खेती की जाती है। एक तो दाना तैयार करने के लिए यानी अनाज के लिए, और दूसरा हरे घास के लिए यानी हरे चारे को तैयार करने के लिए। यदि आप दोस्तों पशुओं के लिए तैयार कर रहे हैं ज्वार को तो आप तीनों सीजन या फिर 12 महीने बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बात करें अनाज के लिए तो खरीफ सीजन पर जून जुलाई काफ़ी बढ़िया हैं और जायद पर आप फरवरी से लेके मार्च अप्रैल के मध्य दोस्तों बुआई कर सकते हैं। मल्टी कट के उद्देश्य से खेती कर रहे हैं, बार बार पशुओं को काटकर खिलाने की यदि आप उद्देश्य से खेती कर रहे हैं तो आपको हम कुछ बेस्ट वैरायटी के बारे में जरूर बतलाएंगे, वीडियो पर बने रहिए। क्लाइमेट्स कंडीशन और टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो ज्वार की खेती में मध्यम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, लेकिन दाना भराव के समय मध्यम से थोड़ा ज़्यादा यदि टेम्परेचर रहता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके लिए औसत जो टेम्परेचर है 25 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो जो भूमि है, जो सॉइल है, बलुई दोमट है, काली दोमट भूमि है, उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली भूमि भी चल जाएगी, हल्की भूमि है तो भी चल जाएगी। इसकी क्रॉप में दोस्तों बतला दें कि उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खेत की तैयारी 9 इंच में गहराई में चलने वाले जैसे यंत्र हैं, प्लाउस हैं, आपको जुताई कराना चाहिए और मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र जैसे रोटावेटर है, हैरो से मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी कराना चाहिए। और ध्यान ये रखना है कि बरसात के समय जल भराव खेत पर नहीं होना चाहिए। उपयुक्त कार्बनिक तत्व वाली जो खादें हैं उनका आपको बुआई के समय प्रयोग करने से बेहतरीन बढ़वार देखने के लिए मिलती है। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर बात करें कि 1 एकड़ पर जब आप बुआई कर रहे हैं तो कितनी सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यदि आप दोस्तों दाना यानी प्रोडक्शन के रूप में यदि आप खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 4 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। लेकिन आप हरे चारे के लिए यानी हरे घास के लिए आप फार्मिंग कर रहे हैं तो लगभग 10 किलोग्राम की दर से आपको बुआई करनी चाहिए। तो ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा यदि डिस्टेंस रहता है तो पौधे की मोटाई ज़्यादा होने से
जो पशु हैं उनके लिए मोटा जो पौधा होने से खाने पर सॉफ्टनेस नहीं बचती है, तो इसीलिए थोड़ा सा आप घनत्वता में बुआई कर सकते हैं। यदि आपका पर्पस है कि हरे चारे को काटकर आप पशुओं को खिलाएंगे तो थोड़ा सा सीड्स की क्वांटिटी दोस्तों आप ज़्यादा रख सकते हैं। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो वैरायटी दो प्रकार की होती हैं। एक तो पशुओं के लिए हरे चारे के उद्देश्य से बोई जाने वाली किस्में, और दूसरा दाना यानी प्रोडक्शन निकालने के उद्देश्य से मल्टी कट वाली किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, जो कि 3-4 बार या फिर 3-4 से अधिक बार आप मल्टी कट कर सकते हैं। तो पशुओं के लिए एडवांटा गोल्डन सीड्स की जंबो गोल्ड के नाम से आती, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा मेगा स्वीट्स को आप मल्टी कट नहीं कर पाएंगे, केवल एक बार ही कट कर पाएंगे। इसके अलावा महिको की रसीला के नाम से आती है। इसके अलावा SSG की 998 के नाम से आती है, और क्रिस्टल की स्टार के नाम से आती है, यानी सिजेंटा क्रिस्टल की स्टार के नाम से आती है। यह किस्में ऐसी किस्में हैं जिनको आप मल्टी कट कर सकते हैं, यानी 4 बार से अधिक पशुओं को कट करके खिलाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि वे वैरायटी जिनका आप प्रोडक्शन के पर्पस से खेती कर रहे हैं, तो प्रमुख रूप से जवाहर चरी 69 के नाम से आती है। इसके अलावा पूसा चरी 23 के नाम से आती है। विजेता है CSH38 के नाम से आती है। इसके अलावा CSH34, इसके अलावा SPH1635 के नाम से आती है, और एडवांटा की PAC537 के नाम से आती है। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। CSH वाली किस्में भी काफ़ी अच्छी होती हैं, अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। जो हरी मल्टी कट के पर्पज से यदि आप बोते हैं, जो हमने किस्में बताई हैं, तो 180 टन के आसपास 1 हेक्टेयर से आप दोस्तों उत्पादन निकाल सकते हैं। बीज उपचार के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो बीज उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंकुरण जर्मिनेशन देखने के लिए अच्छा मिलता है, फंगस प्रोटेक्शन रहता है, फसल बढ़वार के साथ साथ जड़ों का अच्छा विकास होता है। 1 किलोग्राम सीड्स को आप 5 ग्राम कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जो फंगीसाइड आती है बीज उपचार करना चाहिए, या फिर ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से भी आप दोस्तों बीज उपचार करके बुआई कर सकते हैं। सोइंग के ऊपर दोस्तों बात करते हैं बुआई, तो किस प्रकार आपको बुआई करनी है। शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आरंभ होते ही बुआई आपको करना चाहिए, और बुआई भी 2 प्रकार से होती है, छिटका विधि से और सीड ड्रिल विधि से। तो आपको ये ध्यान ये रखना है कि सीड ड्रिल से यदि आप सोइंग कर रहे हैं तो आपको पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर, और गहराई थोड़ा कम रखें। 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई से ज़्यादा गहराई पर आपको बुआई नहीं करनी चाहिए। तो इस हिसाब से आप सीडल मेथड से बुआई कर सकते हैं, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। वेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, बुआई के समय कुछ खाद देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे पौधा आगे चल के हरा भरा रहता है, और वनस्पतिक जब तक पौधा बढ़वार सही से नहीं लेगा तब तक हमको एक अच्छा उत्पादन देखने के लिए नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए प्राइमरी न्यूट्रिएंट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आपकी भूमि बहुत ज़्यादा अच्छी है, उपजाऊ भूमि है, तो केवल 2 ट्राली गोबर की खाद प्रयोग करना चाहिए। लेकिन भूमि थोड़ा सा हल्की भूमि है, कम उपजाऊ है, तो ऐसी कंडीशन पर SSP सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली 100 किलोग्राम, या फिर NPK 12-32-16 75 किलोग्राम, और गोबर की खाद 2 ट्रॉली। NPK 12-32-16 या फिर SSP दोनों में से कोई एक प्रयोग करें, और साथ में गोबर की खाद का प्रयोग करें। इन खादों को दे करके दोस्तों बुआई करनी चाहिए प्रति एकड़ की दर से। ज्वार की फसल पर सिंचाई भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट फैक्ट्स है। तो दोस्तों आइए समझते हैं ज्वार की फसल। वैसे तो कम सिंचाई वाले क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज्वार की खेती की जाती है, लेकिन ज्वार की जो खेती असिंचित खेती पर भी आप उत्पादन निकाल सकते हैं। यदि कम सिंचाई वाले इलाके हैं तो अभी ज्वार की आप भरपूर पैदावार निकाल सकते हैं। यदि गर्मियों के दिनों पर खेती कर रहे हैं तो 15-15 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई भी 2 तरीके से कर सकते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन से, फ्लैट इरिगेशन से, वहाँ की आप ड्रिप को भी लगा सकते हैं। ड्रिप लगा रहे हैं तो फिर दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं कि ड्रिप लगा रहे हैं तो 16 mm इनलाइन ड्रिप लगा सकते हैं। बेड विधि से भी खेती कर सकते हैं। बेड की चौड़ाई रखनी है वो लगभग आपको 2.5 फीट के आसपास रखनी है, और एक बेड पर डबल लाइन पर ज्वार की बुआई आप कर सकते हैं। इससे पैदावार और भी ज़्यादा बढ़ती है। खरपतवार रोकथाम बहुत ज़्यादा जरूरी है। ज्वार की फसल पर जितनी ज़्यादा आप साफ
उतनी अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलेगी। तो आपको एक काम करना है कि मजदूरों की सहायता से निराई गुड़ाई करें, और मजदूर उपलब्ध हैं तो निराई गुड़ाई के साथ साथ टॉप ड्रेसिंग करें। मिट्टी को चढ़ाना चाहिए, जड़ों के पास पैदावार बढ़ती है। लेकिन मजदूर उपलब्ध नहीं है तो फिर खरपतवार नाशक का आप स्प्रे कर सकते हैं। प्री इमरजेंट हार्बिसाइड का आप स्प्रे कर रहे हैं तो बुआई के उसी दिन, उसी 1-2 घंटे के अंदर आप प्री इमरजेंट हार्बिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। जैसे HPM कंपनी का एट्रा हिट के नाम से आता है, यानी एट्राजिन को, जो कि आप फोटो पर डोज देख रहे हैं, 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए प्री इमरजेंट हार्बिसाइड के रूप में। इसके अलावा खरपतवार 3-4 पत्ती के हो गए हैं या फिर फसल लगभग 20-25 दिन के आसपास की है तो बायर कंपनी की लॉडेस हार्बिसाइड 115 ml 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए प्रति एकड़ की दर से। तो यह जो विधि है, यह जो मेथड है, सावधानी पूर्वक आपको स्प्रे करना चाहिए। पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो पहले सिंचाई करें, फिर उसके बाद खरपतवार नाशक का स्प्रे करने से बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। जब आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर रहे हैं तो फसल को झटका आता है, तो इसके लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन 15 लीटर पानी में 30 ml सागरिका लेना है, NPK घुलनशील खाद 19-19 100 ग्राम लेना है। और इसके अलावा दोस्तों सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करते हैं तो फसल को जो झटका आता है वो बहुत जल्द रिकवर फसल हो जाएगी। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। वैसे तो ज्वार की फसल पर बहुत ज्यादा रोग बीमारी का प्रकोप नहीं होता है और ना के बराबर जो कि यह फसल देख रहे हैं दोस्तों, इस पर अभी तक कोई भी स्प्रे नहीं किया गया है। लेकिन कभी कभी कुछ बीमारी, फंगस, इंसेक्ट का प्रकोप हो सकता है। तो कौन से फंगस, इंसेक्ट आ सकते हैं? प्रमुख रूप से रस्ट, लीफ स्पॉट, विल्ट, सफ़ेद फफूंद आती है। इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यूड आता है। इसके अलावा सुंडी, फॉल आर्मी वर्म, DBM, सफेद लट और तना छेदक का प्रकोप देखने के लिए मिल सकता है। तो बीमारी तो कई हैं, लेकिन इनका इलाज आइए समझते हैं। फर्स्ट स्प्रे 25 से 28 दिन की फसल होती है तो एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG 10 ग्राम, बायर कंपनी की एंट्राकोल फंगिसाइड 40 ग्राम स्टिकर मिलाकर 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे के ऊपर दोस्तों बात करें तो जो सेकंड स्प्रे है 55 से 60 दिन के आसपास की फसल होती है तो बायर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टिसाइड, जिसमें इमीडा क्लोरप्रिड और विटासाइफ्लोथ्रीन का कॉम्बिनेशन 10 से 12 ml लेना है। और टेबू 10% प्लस सल्फर 65%, टेबू और सल्फर का जो कॉम्बिनेशन आता है स्वाधीन फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें। थर्ड स्प्रे 80 से 50 दिन की फसल होती है तो एम्प्लीगो 10 ml और कोमान एल फंगिसाइड 40 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। तो आवश्यकता अनुसार यदि आप ज्वार की फसल पर स्प्रे करेंगे, यदि रोग बीमारी का प्रकोप दिखता है तभी दोस्तों आपको स्प्रे करना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा कीटनाशक दवाई की, फंगिसाइड की स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। ज़्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए और जब तक पोषक तत्व की यदि कमी रह जाती है, डिफिशियंसी रह जाती है तो पैदावार घट जाएगी। तो पोषक तत्वों की पूर्ति करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फर्स्ट खाद 24 से 28 दिन के आसपास की फसल होती है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम, MOP म्यूरेट और पोटास 5 किलोग्राम और यूरिया 20 किलो, इन सभी को मिक्स करना, प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। सेकंड खाद 45 से 55 दिन के आसपास की फसल होती है तो सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम, सल्फर 90%, WDG 3 किलोग्राम, यूरिया 45 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर के सिंचाई करना चाहिए। इस हिसाब से यदि 2 कॉम्बिनेशन का दोस्तों आप प्रयोग करते हैं तो बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ज्वार की फसल पर आवश्यकता अनुसार उर्वरक खादों की आपको पूर्ति करना चाहिए, जो कि हमने 2 कॉम्बिनेशन के बारे में ज्वार की फसल पर बतलाए हैं। इनकी यदि आप पूर्ति आवश्यकता अनुसार करते हैं तो क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी, पौधा ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक हरा भरा रह पाएगा और मल्टी कट करके भी आप अपने पशुओं को खिलाई कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलेगी। तो इसलिए आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों की पूर्ति करना चाहिए। ऑर्गेनिक तरीके से भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए ट्राइकोडर्मा भी प्रयोग करें और गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट से भी आप फसल को हरी भरी रख पाएंगे। जरूर नहीं यूरिया DAP का इस्तेमाल करें, बल्कि दोस्तों आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों की पूर्ति करने से बेहतरीन लाभ देखने के लिए मिलता है और ज़्यादा उर्वरक खाद देने की ज्वार की फसल पर आवश्यकता नहीं होती है। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। यदि आप प्रोडक्शन पर्पस से खेती कर रहे हैं तो 110 से 120 दिन में फसल तैयार हो जाती है। उत्पादन 30 क्विंटल के आसपास 1 एकड़ में पैदावार देखने के लिए मिलती है। बाजार भाव 4000 रुपये से लेकर 5000 रुपये प्रति क्विंटल का रेट देखने के लिए मिलता है। और लागत के ऊपर बात करें तो 1 एकड़ में 16000 से 18000 रुपये के आसपास लागत लगने वाली है, एक्सपेंसिव सभी खर्च को जोड़कर। मुनाफा प्लस नेट प्रॉफिट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। यदि 30 क्विंटल पैदावार होती है और 4500 रुपये के आसपास का रेट ही मिल जाता है तो ये मान लीजिए 1,35,000 रुपये के आसपास मुनाफा
लागत घटा देंगे 18,000, तो 1,17,000 रुपये के आसपास नेट प्रॉफिट आ गया। तो यह जो दोस्तों ज्वार की खेती है, यदि बाजार भाव अच्छे रहते हैं, पैदावार अच्छी निकलती है, तो आमदनी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली। तो ज्वार की एक ऐसी फसल है, कम सिंचाई, कम देखभाल, कम लागत और अधिक मुनाफा देने वाली ज्वार की खेती आप भी दोस्तों कर सकते हैं। इसको आप सभी राज्यों पर खेती कर सकते हैं, सभी प्रकार की भूमि पर आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया दोस्तों, भले आप पशुओं के लिए आप ज्वार की खेती करें या फिर प्रोडक्शन के पर्पज से ज्वार की खेती करें, दोनों तरीके से आप खेती करके अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, आप मल्टी कट के पर्पज से, हरे चारा के पर्पज से यदि आप खेती कर रहे हैं, तो जब भी आप कटिंग करें, ध्यान आपको ये रखना है कि कम से कम 3 से 4 इंच ऊपर से आपको कटिंग करना है, यानी 2 से 3 इंच, मिनिमम 2 से 3 इंच ऊपर से कटिंग करें। फिर उसके बाद सिंचाई करें और आवश्यकता अनुसार उर्वरक खादों की पूर्ति करें, तो बराबर आपकी जो क्रॉप्स है हरी भरी ज़्यादा देर तक रह पाएगी और बेहतरीन आप प्रॉफिट निकाल पाएंगे। बेहतरीन पशुओं को खिला करके जो पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत है पशुओं की, वह आप ज्वार की क्रॉप से भी दोस्तों कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।